हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। कोर्स तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक देश एक चुनाव कैसे लागू होगा, क्या है प्लान, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी भी बहुत सारी संवैधानिक बाध्यता है, संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, राज्यों से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन सरकार की क्या योजना है और है क्या? रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उसको पास कर दिया गया है। तो उस प्रस्ताव में क्या क्या बातें हैं, कैसे एक देश एक चुनाव करने की योजना है, ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है, केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना किसके लिए लॉन्च कर दी है, क्या है इस योजना में। केंद्र सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और उद्यमिता के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। थोक महंगाई दर 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई है, तो कितनी थी अभी हाल फिलहाल में। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं ये करंट अफेयर्स आप सबके लिए। और सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि 17वीं जो बीपीएससी एग्जामिनेशन है, 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी के लिए, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन आ चुकी है ऑफिशियल ढंग से। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीपीएससी ने, तो उसी में ये है कि इस बार रिकॉर्ड पद हैं। रिकॉर्ड पद क्या है? 1929 टोटल पद हैं। और बीपीएससी के इतिहास में अब तक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में, जिसके जरिए आप अनुमंडल पदाधिकारी बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, राजस्व अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक वगैरह वगैरह, ये सब तमाम बन सकते हैं। तो अब तक ऐसा नहीं हुआ था बीपीएससी ने कि इस तरह के एग्जामिनेशन में इतने सारे पद दिए हों। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए एग्जामिनेशन पीटी का यानी प्रीलिम्स वो नवंबर में होगा और फरवरी में मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, और एक और बात बताऊं मैं आपको बताऊं कि 71वीं बीपीएससी यानी इसके बाद, क्योंकि इसके एग्जामिनेशन के अभी टाइम बहुत कम बचे हुए हैं। नवंबर में एग्जामिनेशन होगा पीटी का, फिर मेंस हो जाएगा फरवरी में। ठीक है, लेकिन फाउंडेशन बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है 71st बीपीएससी को टारगेट पर रखते हुए, यानी नेक्स्ट ईयर जो एग्जामिनेशन होने वाला है, 1 साल का वक्त बचा हुआ है उसके लिए। तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवा देंगे हम जीएस फाउंडेशन बैच के जरिए। बाईलैंग्वेज होगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। सीटें लिमिटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देर ना करें। 1 अक्टूबर से क्लासेस होंगी, लेकिन ज्वाइन अभी कर ले जिन लोगों को ज्वाइन करना है। और हमारी पूरी टीम अलग अलग सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराएगी। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, आपको बताऊँ कि शार्प लर्निंग नाम का ऐप है, हमारा ही ऐप है, उसी पर ये सारे क्लासेस कोर्सेज चल रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहिए। केंद्रीय कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, यानी उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसमें राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल किस वर्ष तक घटाने या बढ़ाने का प्रस्ताव है। एक देश एक चुनाव होगा, तो जब एक देश एक चुनाव होगा तो फिर सबको एक साथ लाना पड़ेगा। तो वो ईयर कौन सा माना जाएगा? वो होगा लोकसभा का चुनाव, जो कि 2029 में होने वाला है। अगला 19वीं लोकसभा चुनाव जो होगा, उसी को एक बेस ईयर मान लिया जा रहा है और ये तय किया जाएगा। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि ये गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि हम अपने कार्यकाल में, यानी 18वीं लोकसभा में, जो अभी सरकार है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कह दिया है कि अपने ही गवर्नमेंट के टर्म में वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम। ओके, तो केंद्रीय कैबिनेट ने ये तय कर लिया, प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में खास बात क्या है, यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन में ये है केवल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की बात है। पंचायत, नगर पालिका, इन सबको उसके बाद कराने की बात है। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन जो अब तक ये सोचा जा रहा था कि पंचायत से लेकर और लोकसभा के एक साथ चुनाव होंगे, एक ही दिन चुनाव होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो बात ये है कि
रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, जो कि उन्होंने 14 मार्च को अपनी पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। ये 18,000 से ज़्यादा पन्नों की है और इससे पहले पैनल को बनाया गया था सितंबर 2023 में। रामनाथ कोविंद को अध्यक्षता दी गई थी। ठीक है, तो अब सवाल ये होगा कि इस पैनल का सुझाव क्या था, जिसको अभी हाल ही में सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं, जैसे कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 यानी 2029 तक बढ़ाया जाएगा और अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल उसके बाद के लिए भी बचा हुआ है तो उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं मिलने पर नो या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, उस दौरान जो 5 साल में से जितना कार्यकाल बचा हुआ है उसी के लिए चुनाव कराए जाएंगे उस विधानसभा में। या फिर लोकसभा में ऐसा हो रहा है, लोकसभा में सरकार गिर जाती है तो उतने ही वक्त के लिए, यानी मतलब हुआ कि 5 साल के लिए चुना गया 2029 से लेकर 2034 के बीच में, उसके लिए उस वक्त के लिए 5 साल के लिए 2 साल में ही सरकार गिर जाती है तो बस 3 साल के लिए चुनाव कराए जा सकेंगे। ठीक है, तो यही एक चीज़ होंगी। 2 फेज में कराने की बात हो रही है। क्या क्या, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए जा सकते हैं। लोकल बॉडी का मतलब क्या हुआ, नगर निगम, नगर पालिका, ब्लॉक का जो चुनाव होता है, ठीक है, जिला परिषद का चुनाव होता है, कहिए पंचायत का चुनाव होता है, तो ये सारे चुनाव फिर उसके साथ होंगे। कमेटी ने यानी रामनाथ कोविंद कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने के लिए बहुत सारे उपकरण, यानी चूँकि उसके लिए एक साथ कराने के लिए वोटिंग मशीन बहुत ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सुरक्षा बल ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे, इन सब की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब सवाल हो रहा है कि क्या क्या अड़चनें आएंगी इसमें। कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलावों के लिए सुझाव दिए हैं। कितने? 18 तरह के संवैधानिक बदलाव, और इनमें से बहुत सारे संवैधानिक बदलाव हैं, उसके लिए विधेयक लाना पड़ेगा, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, संवैधानिक बदलाव किया जा रहा है। सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल वोटर आईडी कार्ड के लिए आधे से ज़्यादा राज्यों से मंजूरी लेनी पड़ेगी, और संभव है कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर लॉ कमीशन भी अपनी एक रिपोर्ट पेश करे। ठीक है, उसके बाद और कुछ चीज़ें सामने आएगी। ओके, तो अभी लागू नहीं हो रहा है, मतलब कोविंद कमेटी ने कहा है कि 2029 से लागू कर दीजिए, लेकिन अभी लागू नहीं हो रहा है जब तक कि ये सारे संवैधानिक बदलाव नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए। ओके, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है। ठीक है, तो ये बात बताई है कमेटी ने, यानी रामनाथ कोविंद कमेटी ने। उसने कहा है कि मतलब 2 तरह के प्रमुख कारण बताए हैं पक्ष में। कहा कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो संचालन में लागत बहुत कम आएगी। ठीक है, खर्चे कम होंगे चुनाव कराने के। दूसरी बात ये कि एक साथ चुनाव नहीं होता है और बार बार चुनाव होते हैं तो उससे राजनीतिक दल लंबे समय तक प्रचार मोड में रहते हैं और इससे शासन और विधायी कार्य प्रभावित होते हैं। ठीक है, एक ये बात हो गई। इसका नुकसान क्या हो सकता है 1 नेशन 1 इलेक्शन का? देखिए, जो कोविंद कमेटी ने जो बताया है कि पैसे बचेंगे, तो इसको लेकर कोई डेटा तो दिया नहीं गया। पैसे बचेंगे कैसे? मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव भंग हो जाता है तो मात्र 3 साल के लिए तो चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव तो होना ही, फिर से होना है। आप एक बार चुनाव करा लीजिए, ठीक है, 2029 में। उसके बाद राज्यों में सरकारें गिरती हैं, चुनाव, वहाँ पर चुनाव की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस दौरान फिर से चुनाव होंगे, उसी वक्त के लिए चुनाव होंगे। ओके, और दूसरी बात ये है कि समिति ने सिफारिश की है कि अगर मतलब भंग हो जाए तो उतने ही वक्त के लिए चुनाव कराए जाएं। तो ऐसे में क्या होगा कि चुनाव तो बार बार होते ही रहेंगे ना। ओके, और अभी क्या होता है कि अलग अलग चुनाव होते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव अलग हुआ, राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जिम्मेदारी है ना नेताओं पर, वो भी रहती है। नहीं तो 5 साल के लिए सरकार बैठ जाएगी कि आपने तो 5 साल के लिए चुना है ना, हम करेंगे काम आपके लिए, बाद में कर देंगे, आखिरी साल करेंगे, और वोट दे के चुना है तो हमें सरकार बनाई है तो अब हम ही रहेंगे,
तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक और बात मैं बताऊं आपको, इस देश में पहले भी जो है वो 4 बार एक साथ चुनाव हो चुके हैं, 1952 में, फिर 1957 में, 1962 में और फिर 1967 में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जा चुके हैं। लेकिन 1968-69 में क्या हुआ था, कुछ राज्यों में विधानसभाएं जो हैं समय से पहले भंग हो गई थी और उसके बाद फिर विधानसभा और लोकसभा चुनाव आगे पीछे कराने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, अब एक और बात बताऊं कि ये जो कमेटी थी किसने गठन किया था, तो कानून मंत्रालय ने। कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कमेटी के सदस्य कौन कौन बनाए गए थे, तो गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, हालांकि इन्होंने मना कर दिया था और गए भी नहीं मीटिंग में कभी, कहा कि हम नहीं बनेंगे। राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ये थे। पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। तो ये सब शामिल थे और विशेष आमंत्रित भी थे कानून मंत्री और कानूनी मामलों के सचिव, ये सब भी इसमें मौजूद थे। और कमेटी का काम यही था कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कैसे हो सकते हैं ये बताया जाए, तमाम नगर पंचायत पालिका इन सब का चुनाव कैसे हो सकता है ये बताया जाए, भारतीय संविधान जनप्रतिनिधि अधिनियम मतलब कानून और संविधान जो बदलाव करने हैं वो क्या क्या किए जा सकते हैं, ये सब चीज़ें ये बातें कही गई थी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो है ना आप समझ चुके होंगे एक देश एक चुनाव को लेकर। ओके, पक्ष और विपक्ष में जो मैंने बताया वो भी यहाँ पर लिख दिया मैंने। ओके, नुकसान क्या है वो भी बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले फिर से बता दूं कि 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी के लिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। एग्जामिनेशन नवंबर में है और पीटी का और फिर मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो कब होगा, वो होगा फरवरी में। वक्त कम है, आप लोग तैयारी कर लीजिए। लेकिन अगर आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो जीएस फाउंडेशन बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। अगले साल जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए ये बाइलिंगुअल होगा और 1 अक्टूबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं और हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाएगी जीएस के सब कुछ। जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करवा दिए जाएंगे पूरे के पूरे, तो आपका एक तो करंट अफेयर्स मैं खुद पूरा करवाऊंगा ही, साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ओके, फिर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट जो है ना वो सब कुछ कवर करवाए जाएंगे आपके। ओके, तो देख सकते हैं आप ऑफर फ़ी है, फ़ी बढ़ने वाला है क्योंकि हम लोग लिमिटेड बच्चे ही इस बार इसमें रख रहे हैं। उसके बाद में फिर बैच लॉन्च होगा, फिर देखा जाएगा। अभी लिमिटेड है क्योंकि हम लोग मेंस की भी तैयारी करना चाह रहे हैं और उसमें मेंस में क्या है कि बहुत ही कॉपी राइटिंग स्किल आपकी बताई जाएगी, कैसे लिखें मेंस एग्जामिनेशन में, आपकी कॉपियाँ मंगवाई जाएंगी, चेक किया जाएगा, फिर आपको पूरा बताया जाएगा समीक्षा करके कि कैसे इसमें बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने गड़बड़ की हैं, सही की हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बैच बस शुरू होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप है हमारा शार्प लर्निंग नाम का, उसी पर और कुछ डिटेल यहाँ पर है। 10 मंथ में हम आपका पूरा कोर्स करा देंगे, तैयारी करवाएंगे। 18 महीने वैलिडिटी होगी, आप इसको देख सकते हैं। रिकॉर्डेड होगा, लाइव बैच होगा, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको। ओके, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ और पैनल पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्रिंट भी करवा सकते हैं आप, वीडियो देख सकते हैं आप ऐप में डाउनलोड करके। ठीक है, पीटी के टेस्ट 20 ऑनलाइन टेस्ट कराएंगे और मेंस का ऑफलाइन टेस्ट होगा, यानी अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा ली जाएगी और फिर पीडीएफ बना के उनको ऐप में अपलोड करना होगा और फिर हमारे जो विशेषज्ञ हैं, मैं भी वो चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर करवा दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। क्वेश्चन होगा अगला, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि है 1643 किलोमीटर पर, तो बाड़ लगाने फेंसिंग करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। आंसर का म्यांमार की तमाम जो सीमा है उस पर ये फेंसिंग कर दी जाएगी और 18 सितंबर को ये केंद्रीय कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो हुई मीटिंग, उसमें 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत और म्यांमार के बीच में इस तरह की फेंसिंग की जाएगी, यानी बाड़ लगाए जाएंगे ताकि वहाँ से कोई भी व्यक्ति इधर ना आ पाए। ओके,
तो सवाल ये होगा कि म्यांमार में किन भारतीय राज्यों की कितनी सीमा पर ये लगेगा। एक बार मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत और यहाँ है ये म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये आपको मैप में मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ना, यहाँ से ये हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी सीमा ये लगती है कितनी, 520 किलोमीटर की ये सीमा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, म्यांमार से। फिर है यहाँ पर नागालैंड, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है नागालैंड। नागालैंड में 215 किलोमीटर की ये सीमा लगती है म्यांमार से। फिर है मणिपुर, जो कि अभी अशांत है, फिर से हिंसा भड़की थी, काफ़ी ज़्यादा भड़की थी, फिर से अभी और भड़की हुई है कहिए। तो मणिपुर में करीब 398 किलोमीटर की दूरी है। और फिर ये रहा मिजोरम अपना यहाँ पर। ठीक है, तो मिजोरम में 510 किलोमीटर की ये फेंसिंग करी जाएगी। तो ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये फेंसिंग कर दी जाएगी, नहीं बाड़ लगा दिए जाएंगे। फेंसिंग क्यों की जा रही है, देखिए दरअसल केंद्र सरकार जो है ना, वो अवैध घुसपैठियों और विद्रोहियों की भारत में एंट्री को रोकने के लिए ये काम करने जा रही है। और इससे पहले जो थी मोदी सरकार ने शुरू की थी FMR यानी फ्री मूवमेंट रिजीम, यानी मुक्त आवाजाही व्यवस्था। उसमें ये होता था कि म्यांमार से मणिपुर में कुछ किलोमीटर 14 किलोमीटर तक के लोग जो है ना वो आ जा सकते थे। उसको बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मणिपुर में क्या है अभी हिंसा चल रही है और ये भी है कि इधर से लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। ये भी बात है, दो जातियों में जातिगत हिंसा चल रही है। मणिपुर में क्या है कि करीब 10 किलोमीटर बाड़ लगाने का प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होगा प्रयोग के तौर पर कुछ किलोमीटर में बाड़ लगाई जाए, फेंसिंग की जाए। इसके अलावा 21 किलोमीटर और हिस्से में बाड़ लगाने का काम चल रहा है। तो अब क्या है कि पूरी ही फेंसिंग कर दी जाएगी। ठीक है, ये म्यांमार को टारगेट करके रखा गया है। हो ये भी रहा है ना, म्यांमार में आपको पता है कि वहाँ पर मिलिट्री रूल है इस वक्त। जो मिलिट्री चीफ है वो खुद को राष्ट्रपति घोषित किया हुआ है और वहाँ गृह युद्ध चल रहा है, यानी सिविल वॉर चल रहा है। जनता का जो बहुत सारा हिस्सा है जनता का, यानी काफ़ी जनता वो वहाँ के सेना से लड़ाई कर रही है, तो वो बचने के लिए अपनी तरफ भारत में भी आ जाती है। ओके, तो म्यांमार की राजधानी क्या है, ये नेपिडो। ठीक है, नेपिडो, पुराना नाम बर्मा है। राष्ट्रपति हैं वहाँ के जो कि आर्मी चीफ हैं, माइंट स्वे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री ने NPS वात्सल्य योजना इनमें से किसके लिए लॉन्च कर दिया? आंसर होगा नाबालिग लोगों के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 18 सितंबर को इस योजना को लॉन्च किया। आप ये द हिंदू में न्यूज़ भी देख रहे हैं। निर्मला सीतारमन लॉन्चेज पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स, यानी नाबालिगों के लिए पेंशन स्कीम ये लॉन्च की गई है। ठीक है, वैसे बजट भाषण के दौरान भी इस योजना के बारे में बताया गया था, तो अब लॉन्च कर दिया गया है NPS वात्सल्य, यानी नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य। इस स्कीम के तहत क्या होगा ये कि माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। बच्चों के बालिग होने तक अकाउंट जो है ना वो फिर रेगुलर NPS में बदल जाएगा, यानी नेशनल पेंशन स्कीम उस अकाउंट में बदल जाएगा। बच्चा जो है खुद ऑपरेट कर सकेगा जब वो बड़ा होगा। बड़े होने के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो उनकी है वो इंश्योर करने में एक तरह से मदद मिलेगी। इस योजना के लिए 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चे एलिजिबल हैं और अकाउंट जो होगा वो अकाउंट जो होगा वो बच्चे के नाम से ही ओपन होगा, लेकिन उसके बालिग होने तक माता पिता पैसा जमा कर सकेंगे। इस स्कीम का अकेला लाभार्थी बच्चा ही होगा जिसके नाम से ये खाता खोला जा सकेगा और ये खाता NPS वात्सल्य योजना के तहत सभी बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेंशन फंड में ये जमा कराए जा सकेंगे। 1000 रुपये मिनिमम अमाउंट से वात्सल्य योजना का अकाउंट खोला जा सकेगा। 1000 रुपये पर मंथ। निवेश की अपर लिमिट कुछ भी नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये सिक्योर होता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2024 में कौन सी योजना मंजूर दी? आंसर क्या होगा? बायो राइड। क्या है? बायो राइड। और ये
न्यूज़ देख रहे हैं आप, ठीक है। बायोराइट का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये जो है वो लॉन्च मंजूरी दे दी गई है, इसकी लॉन्च बाद में फिर कर दी जाएगी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, और फिर केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में फिर डिटेल ये बताया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं आपको, ठीक है। 18 सितंबर को ये मंजूरी दी गई है, ठीक है। इसके तहत क्या है? बायोराइड योजना के तहत तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी में जो आधुनिक रिसर्च है वो किए जाएंगे, डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाएगा, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्रिंग जैसे भी काम किए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग की अवधि तक, यानी 2021-22 से 25-26 तक ये जारी रहेगा, और इसका जो प्रस्तावित खर्चा है वो 9,197 करोड़ रुपए होने की का अनुमान रखा गया है, और इतना ही बजट दिया गया है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए एक एनवायरनमेंट बन सके और उसको सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा फंड भी दिया जा सके सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी, बायोप्लास्टिक, बायो फार्मास्यूटिकल, बायो एनर्जी जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। ये काम करने के लिए केंद्र सरकार ने ये इस योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये योजनाएं होती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोक महंगाई दर पिछले 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गया है, नहीं मिनिमम स्टेज पर आ गया है। तो अगस्त 2024 में ये कितनी थी? इसका आंसर क्या होगा? 1.3%, ठीक है, 1.3%। ओके, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि 4 मंथ के लोअर लेवल पर ये चला आया है, और ये कब का आंकड़ा है? तो ये है अगस्त का आंकड़ा। अगस्त का क्यों हम कह रहे हैं सितंबर में? क्योंकि भाई महीना ख़त्म होने के बाद ही तो आंकड़े आएंगे ना। ओके, अब सवाल ये होगा कि इस आंकड़े को किसने जारी किया है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT, किसने जारी किया है? DPIIT ने, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? DPIIT। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगर सवाल हो कि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है, तो NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो जारी करता है। तो वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, ठीक है। थोक महंगाई दर क्या होती है और कैसे तय होता है? थोक महंगाई दर जो है ना वो थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको शॉर्ट में WPI कहते हैं, उसके आधार पर तैयार होता है। और ये थोक सूचकांक का मतलब ये हुआ कि उन चीज़ों से है जो एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से खरीदता है, वसूलता है, ठीक है। थोक चीज़ों के इसमें होती हैं, और 3 तरह की चीज़ें होती हैं, प्राइमरी आर्टिकल, फिर फ्यूल एंड पावर, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें उसी से ये तय किया जाता है, ठीक है। सवाल होगा कि क्यों आखिर ये गिरा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम गिरे हैं, ठीक है, तो इस वजह से भी ये थोक महंगाई दर में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 सितंबर को। और थीम क्या है इस बार की? थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाइयों को आगे बढ़ाना, ये है थीम, ठीक है। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत एक नाजुक ढाल है जो कि पृथ्वी को सूरज के जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उससे संरक्षित करने, उससे बचाने में हमें मदद करती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज का जो अधिकांश भाग है वो अवशेषित कर लेता है ये ओजोन लेयर, ओके। और ये कितनी ऊंचाई पर होता है? तो पृथ्वी की सतह से 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होता है। पराबैंगनी किरणें यानी जो रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे काफ़ी नुकसान होता है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, समुद्री जीवों को नुकसान होता है, तो वो उन सब से हमें बचाता है। और कई सारी जगह पर जो ओजोन लेयर है वो कभी कभी कम भी होते हैं। तो जैसे ग्रीन स्क्रीन देख रहे हैं ना, तो ये इस तरफ यहाँ दक्षिणी ध्रुव के पास दिख रहा है, वहाँ ओजोन लेयर कम हुआ, हालांकि ये फिर भर जाता है, ठीक है। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया हुआ है ये दिवस, और
ये दिवस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद दिलाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में सिग्नेचर किया गया था। उसके तहत यही था कि जो सदस्य हैं, जो भी सिग्नेचर कर रहे हैं, वो खास तौर पर ओजोन क्षयकारी जो पदार्थ है, ODS है, तो उसको कम करेंगे, उत्पादन करेंगे। जैसे हेलोन गैसेज हैं, HCFC जो गैसेज हैं, उन सब का मतलब उन सब का उत्सर्जन कम हो सके, ये तय हुआ था, ताकि हमारी पृथ्वी पर जो लोग हैं, पृथ्वी है, वो सही ढंग से रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू डे। आंसर होगा 18 सितंबर को। और थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिज़ाइन। ये है थीम रखी गई है। और ये जो है वो नागालैंड बांस विकास एजेंसी के द्वारा मनाया जाता है, ताकि बांस के बारे में जागरूकता बढ़ सके। बांस जो है वो काफ़ी हम लोग के जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अल्जाइमर डे। आंसर होगा 21 सितंबर को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? थीम है टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। यानी हिंदी में कहेंगे डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर्स पर कार्रवाई करने का समय। ठीक है, तो ये है इस बार की थीम। खासतौर पर डिमेंशिया पर फोकस किया गया है इस बार अल्जाइमर्स डे पर। डिमेंशिया क्या है? एक मानसिक स्थिति है जो कि कई कारणों से होती है, बीमारियों से होती है। उसमें होता है कि हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लगती है, मस्तिष्क को क्षति पहुंचता है, सोचने समझने की क्षमता में कमी आ जाती है। ओके, और अल्जाइमर्स जो है ना, उसमें क्या है? ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें याददाश्त और सोचना, बिहेवियर, ये सब पर प्रॉब्लम होने लगता है। अधिकतर मरीजों को 65 ईयर के बाद ये देखने को मिलता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है अल्जाइमर्स, उसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, डिसीजन लेने की क्षमता कम होने लगती है, याददाश्त तो कभी कभी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्वेश्चन होगा US ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्या नाम होगा? आंसर होगा अरेना सबालेंका। क्या है? अरेना सबालेंका। ये बेलारूस की हैं और ये मैंने US ओपन का पूरा डिटेल दे दिया है, मतलब किस किस कैटेगरी में कौन जीता। तो पुरुष एकल में मैंने पहले बता दिया था पिछले करंट अफेयर्स में, जेनिक सिनर, ये इटली के हैं। महिला एकल में अरेना सबालेंका बेलारूस के। पुरुष डबल्स में मैक्स पार्सेल और जॉर्डन थॉम्पसन, दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। महिला डबल्स में ल्यूडमिला किचेनोक, यूक्रेन की, और जेलेना ऑस्टोपिन, ये लातविया की। मिश्रित युगल की बात करेंगे, मिक्स्ड डबल्स, तो वो सारा ईरानी और एंड्रिया वावासोरी, ये दोनों इटली से हैं। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के खिलाड़ी मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? आंसर का इंग्लैंड के हैं मोइन अली, तो उन्होंने कहा है कि अब वो नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर रहे हैं वो, और 37 साल के हैं। कहा कि अब हो गया, जितना खेलना था अब खेल चुके। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है ऐप पर, शार्प लर्निंग ऐप पर। चाहे ISPC का करंट अफेयर्स हो खास तौर पर, तो वो भी तैयारी हो जाएगी, उसके लिए अलग मेंबरशिप है। और एक बेसिक मेंबरशिप है जो SSC, रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल का है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 71st BPSC के लिए भी बैच लॉन्च कर दिया गया है, और ISPCS का जो मेंबरशिप प्लान है वो इसमें इंक्लूडेड है, मतलब वो सारी सुविधाएं इसमें मिल जाएंगी आपको, तमाम कोर्सेज पूरे कराए जाएंगे आपके। ओके, देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है शार्प लर्निंग, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, बाय।